सो केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। ठीक, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स मींस कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जिनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो, we know that elements have been classified into various blocks on the basis of the entry of the last electron in a particular subshell। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है 4 ब्लॉक्स में, किसके बेसिस पे? on the basis of the entry of the last electron, जिसको हम differentiating electron भी कहते हैं। ठीक, so last वाला electron एलिमेंट के किस सबशेल के अंदर जाएगा उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक, तो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम किनको कहेंगे? सिंपली वी कैन से दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक, एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्केच बना दूं पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वी नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज द जनरल आउटलाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, लाइक दिस। एंड यू नो कि इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं। ठीक, जो एक्सट्रीम राइट पे होता है इसको हम पी ब्लॉक नाम देते हैं, जो मिडल में होता है इसको हम डी ब्लॉक का नाम देते हैं, और जो इसके बॉटम पे रखा गया है दैट इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सो वी कैन से दैट ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास होता है? वी नो वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक, इसी तरीके से दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, सो ये 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिथियम की बात करूं, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर, यू नो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक, तो अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1। ठीक, 1s2 2s1। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट शेल के एस सब शेल के अंदर। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आप बेरिलियम को ले लें फॉर एग्जांपल, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2। ठीक, सो यू कैन आल्सो फाइंड आउट दैट इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंट्री कर रहा है? 2s सबशेल में। ठीक है ना, सो s सबशेल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक, और आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज भी पता है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। ठीक, तो अगर लिथियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, सोडियम की होगी 3s1, पोटेशियम की होगी 4s1 एंड सो ऑन। दैट मींस हर कोई एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सबशेल में। ठीक, सिमिलरली बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, तो बेरिलियम के नीचे जो मैग्नीशियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 5s2 एंड सो ऑन। सो ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर लाइंग इन ग्रुप नंबर 2 उनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। ठीक है ना, सो दिस कंक्लूड्स दैट S block elements are those elements in which the differentiating electron enters the S subshell of the valence shell। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1।
ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम कहां पे होता है, हीलियम ग्रुप नंबर 18 के ऊपर रखा गया है यहां पे, ठीक। तो अगर आप हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, ठीक। सो दैट मींस हाइड्रोजन में भी और हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s सब शेल में, ठीक। तो क्या ये भी s ब्लॉक एलिमेंट्स है? यू विल रिमेंबर हियर दैट हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये टिपिकल s ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस इज दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज एनोमलस, ठीक है ना। सो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की भी पोजीशन एनोमलस है और हीलियम की भी पोजीशन एनोमलस है, ठीक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो दैट मींस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन की तरह दिख रही है, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की तरह, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अल्कली मेटल्स की तरह भी होती है, और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स जो यहाँ पे हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक, ठीक। सो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और अल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन शोज रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी विद बोथ ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स एज वेल एज ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, ठीक। तो इनको रखा कहां पे गया है, एनोमलसली इसको रखा गया है कहां पे, अल्कली मेटल्स के या ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स के ऊपर रखा गया है, ठीक। सो हम जब भी s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन का जिक्र नहीं होगा। जो भी प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, those properties will belong to all the s block elements except for hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन की जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल्स की तरह भी होती हैं और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की तरह भी होती है, ठीक है। तो हम इसको टिपिकल s ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाता है, सो इट शुड हैव बीन प्रेजेंट above the alkali metals, this above group number 2 elements, ठीक है ना। मगर इसको रखा कहां जाता है, above group number 18 elements, ठीक है ना। रीजन ये है कि हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करती हैं किनसे, नोबल गैसेस के साथ, ठीक है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल के अंदर ही जाता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की तरह, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज व्हाई हम हाइड्रोजन को सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, इवन आपकी टेक्स्ट बुक में भी हाइड्रोजन नाम का अलग से एक चैप्टर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हीलियम जो है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it resembles that of s block elements, but its most of the properties are like that of the noble gases. In fact we know helium as a noble gas, ठीक है ना। so helium को पढ़ा जाता है किनके साथ, noble gases के साथ, ठीक। so ultimately conclusion ये हुआ कि s block elements हम उन elements को कहेंगे जिनमें last electron entry करेगा s सबशेल के अंदर, ठीक है ना। और वो s सबशेल कौन सी वाली शेल का हिस्सा होगा, लास्ट वाली शेल का हिस्सा होगा, ठीक है ना। इट एक्सक्लूड्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्लियर, ठीक। नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट s ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन सा, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक। तो आगे लेक्चर में हम इसी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें s ब्लॉक एलिमेंट्स की, वी नो दैट अभी हमने बताया कि ग्रुप नंबर 1 में जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की होगी 3s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम की होगी 4s1 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन की हमने अभी बात की, वी से दैट इट विल बी 2s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2, देन यू हैव मैग्नीशियम, इसका होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, देन यू हैव कैल्शियम, इसका होगा 4s2, ठीक। तो अगर हम इन जनरल s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, वी कैन से दैट इनमें सिर्फ n का नंबर चेंज हो रहा है, ग्रुप नंबर 1 में ns1 और ग्रुप नंबर 2 में ns2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, वी कैन राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स इज ns1 to
2 NS1 to 2। तो जिस किसी एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 होगी वो एक s ब्लॉक एलिमेंट होगा, बट यू रिमेंबर दैट हाइड्रोजन और हीलियम के बगैर, ठीक है, क्लियर। नाउ we'll be discussing the first group of s block elements, that is the alkali metals, ठीक, तो उसकी केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स जिनको हम अल्कली मेटल्स का भी नाम देते हैं, ठीक। सो सबसे पहली बात कि ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक। सो नंबर फर्स्ट मेंबर इज लिथियम, देन वी हैव सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन वी हैव सीजियम एंड एट द लास्ट वी हैव फ्रेंशियम, ठीक है। इन ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स का नाम क्यों देते हैं, ठीक। यू रिमेंबर दैट अल्कली जो है ये एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है बेसिक, ठीक। तो अगर हम इन अल्कली मेटल्स को या ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन अल्कली मेटल्स को वाटर में डाल दें, ठीक है, वाटर में जाने पे दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम को डाल दें किसमें, वाटर में, ठीक है, तो सोडियम जब वाटर में जाएगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, NaOH, एंड यू नो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक, ये एक बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। सो अल्कली मेटल्स इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि जब भी हम इनको वाटर में डालते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक, और दे प्रोड्यूस बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, ठीक, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक और चीज आप याद रखेंगे कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बेसिस को हम अल्कली का भी नाम देते हैं, ठीक, मगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो ये कि हर कोई अल्कली जो होता है दैट इज अ बेस, ठीक, मगर इसका रिवर्स सही नहीं है, मतलब हर कोई बेस को हम अल्कली का नाम नहीं दे सकते हैं। क्या मतलब ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की बात करूं, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, AlOH होल थ्राइस, ठीक, is it a basic solution or not? You know, yes, you already know that aluminium hydroxide में OH ions है, तो जब इसको water में डाला जाएगा it will split into OH negative ions, ठीक है ना। So obviously जो OH negative ions देगा वो एक base होता है, ठीक है ना। So aluminium hydroxide will act as a base, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस के साथ साथ अल्कली का नाम भी दे सकता हूं। आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन अल्कली, ठीक, क्योंकि अल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, क्या ये बेसिक है? यस, इट इज बेसिक, नो डाउट इन दैट, ठीक, मगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैं अल्कली नहीं बोल सकता, ठीक है ना। सो आई कैन से दैट अल्कलीज सिर्फ वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बगैर जितने भी बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हैं दे are basic in nature but we cannot call them as alkalis, ठीक। So we can remember here that all alkalis are bases but all bases are not alkalis, all bases are not alkalis, ठीक है। So इनमें से किसी का भी हाइड्रोक्साइड उसको हम बेसिक भी कहेंगे और अल्कली भी कहेंगे, अल्कलाइन भी कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक हो सकते हैं लेकिन उनको हम अल्कलीज का नाम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक। नंबर सेकंड, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द अल्कली मेटल्स, ठीक, नाउ वी विल मूव टू देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स के ऑकरेंस की, ठीक है ना, कि इनको हम किस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, और इनकी एबंडेंसेस क्या है, ठीक, थोड़ी सी बात उसके बारे में भी करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात ये कि वी नो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा
दूसरे एलिमेंट्स के साथ लाइक ऑक्सीजन, ठीक, या कंपाउंड्स के साथ लाइक वाटर, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उनके साथ रिएक्ट करते हैं बड़ी तेजी से, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये हमेशा नेचर में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक, either in the form of their oxides or in the form of their carbonates or in the form of their hydroxides or in the form of their sulfates, ठीक, etc. ठीक है ना। और उस कंबाइंड स्टेट को, जिस कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट होता है उसको हम ओर कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे बीइंग वेरी मच रिएक्टिव, दे डू नॉट ऑकर इन देयर फ्री स्टेट, ठीक, दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स, ठीक। और डिफरेंट ओर्स किस एलिमेंट के क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इनकी एबंडेंसेस की बात करें, ठीक है, सोडियम जो है इट इज द 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट, ठीक। और पोटेशियम जो है वो 8th एबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ's क्रस्ट, ठीक। बाकी जो है उनकी एबंडेंस उतनी खास नहीं है, क्लियर है बात, ठीक है ना। इसी तरीके से इनमें से जो एक मेंबर है हमारा दैट इज फ्रेंशियम, ठीक। फ्रेंशियम के बारे में यू विल रिमेंबर दैट फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक। फ्रेंशियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक। और रेडियो एक्टिव किसको हम कहते हैं, उस सबस्टेंस को जो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है ना। जो ब्रेक होता है, जो अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर फेंक देता है, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज 21 मिनट्स, ठीक। 21 मिनट्स इसका क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक। हाफ लाइफ पीरियड किसको हम कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम में उस सबस्टेंस का अमाउंट जो है वो हाफ हो जाए। मतलब अगर हमने फ्रेंशियम का फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 ग्राम हमने लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये रेडियो एक्टिव है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो 21 मिनट्स के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वहां पे 1 ग्राम हमारे पास मौजूद नहीं होगा, उसका हाफ हो चुका होगा। दैट मींस आफ्टर 21 मिनट्स वी विल बी एबल टू गेट ओनली, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास फ्रेंशियम का सिर्फ आधा ग्राम बचेगा, ठीक। अगले 21 मिनट्स के अंदर, अगले 21 मिनट्स के बाद हम देखेंगे आधे ग्राम का आधा हो जाएगा, मतलब 0.25 ग्राम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। अगले 21 मिनट के बाद उसका हाफ एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो हाफ लाइफ पीरियड, सो इट इज नॉट स्टेबल एलिमेंट, इट्स एन अनस्टेबल एलिमेंट, इट इज रेडियो एक्टिव और ये कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ अल्कली मेटल्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से सीजियम जो है, रुबिडियम जो है, रुबिडियम एंड सीजियम जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट्स, ठीक। दैट मींस उनकी कंसंट्रेशन, उनकी एबंडेंस उतनी ज्यादा नहीं है अर्थ's क्रस्ट में, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में बात करते हैं अल्कली मेटल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम लिख दिए हैं, ठीक। आप देख सकते हैं लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम का जो मेन ओर है, हालांकि लिथियम उतना ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है, ट्रेस क्वांटिटीज में ही अवेलेबल होता है, मगर इसके 2 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, इनके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, कि लिथियम का ओर इनमें से कौन सा है, ठीक है, या सोडियम का या पोटेशियम का, चीफ ओर्स ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक। सो नंबर फर्स्ट इज स्पोडुमीन, ठीक है। तो स्पोडुमीन का फार्मूला क्या है, LiAlSiO3 ठीक। इसी तरीके से नंबर सेकंड ओर ऑफ लिथियम इज लेपिडोलाइट, ठीक। लेपिडोलाइट इज Li2Al2SiO3 FOH, ठीक। सिमिलरली सोडियम के जो मेन ओर्स है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक। और सोडियम क्लोराइड को एज एन ओर वी कॉल इट एज rock salt, ठीक है ना। So rock salt is the main ore of sodium, ठीक। Followed by another one that is borax, ठीक। Borax is Na2B4O7 10 times water, ठीक है ना। Na2B4O7 10 times water, ठीक। इसी तरीके से एक और important ore है इसका that is called as chili saltpeter, ठीक है।
चिली साल्टपेटर NaNO3, क्योंकि ये और जो है एक जगह पे पाया जाता है जिसका नाम है चिली, ठीक है। इसी तरीके से another ore of sodium is mirabolite, formula is Na2SO4, then you have another one trona, that is Na2CO3, NaHCO3 2 times water, ठीक। Similarly पोटेशियम के 3 इंपॉर्टेंट ओर्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पहला ओर है जिसका नाम है सिल्वाइट या सिल्वाइन नाम देते हैं, दैट इज KCl, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2 इज सिल्वेनाइट, ठीक। सिल्वेनाइट इज अ मिक्सचर ऑफ KCl एंड NaCl, ठीक। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कार्नोलाइट। कार्नोलाइट इज KCl MgCl2 6 times water, ठीक है। सो इसी तरीके से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर बचा रुबिडियम और सीजियम, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया है कि ये ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। नाउ we'll move to another important properties of group 1 elements. तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। सो इफ यू रिमेंबर दिस लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1, ठीक है। एंड 1s2 आपको पता है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो इस 1s2 के बदले हम हीलियम का नोबल गैस कोर लिखेंगे, उसके बाद क्या बचता है 2s1, ठीक। इसी तरीके से सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 3s1 हो गए 11, ठीक। इसी तरीके से पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इट विल बी आर्गोन 4s1, देन यू हैव रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, क्रिप्टॉन 5s1, देन सीजियम इट हैज ज़ीनॉन 6s1, एंड सिमिलरली अगर हम फ्रेंशियम की भी बात करें तो फ्रेंशियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी ज़ीनॉन के बाद रेडॉन 7s1, ठीक है। सो इन जनरल if we look at the general electronic configuration, so we can say general electronic configuration इसकी होगी noble gas core, उसके बाद NS1, you can see 2s1, then 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी NS1, ठीक है। Clear? ठीक। So let us discuss now the properties of alkali metals one by one, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे alkali metals के एटॉमिक साइज की, एटॉमिक और आयोनिक साइज, एटॉमिक और आयोनिक साइज, ठीक। तो अगर हम alkali metals की बात करें, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि पूरे पीरियड में जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, उनका एटॉमिक साइज पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, दे हैव द हाईएस्ट या वी कैन से लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन ए पीरियड, एक पीरियड में इनका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, ठीक। व्हाट विल हैपन टू द एटॉमिक साइज, ठीक है ना। यू नो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन ए ग्रुप, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक। सो नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट डाउन द ग्रुप what will happen? Atomic size increases. Down the group atomic size increases, ठीक। That means atomic size का जो ऑर्डर होगा that will be lithium का साइज सबसे छोटा, उसके बाद सोडियम, then potassium, then rubidium, then cesium, ठीक। फ्रेंशियम की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कि इनके आयोनिक साइज की अगर हम बात करें, ठीक है, आयोनिक साइज जो है इट शोज द सेम ट्रेंड, आयोनिक साइज शोज सेम ट्रेंड, दैट मींस इनके आयोनिक साइजेस जो होते हैं वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, ठीक। सिंस वी नो अल्कली मेटल्स दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मोनोवैलेंट कैटायन, Li positive, they can form Na positive,
इसी तरीके से K पॉजिटिव, देन Rb पॉजिटिव एंड Cgm पॉजिटिव। ठीक, तो क्योंकि सभी एटम्स के ऊपर, सभी आयंस के ऊपर चार्ज एक जैसी है, तो इनमें जो साइज का ट्रेंड होगा वो भी सेम होगा। दैट मींस Ln पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा और Cgm पॉजिटिव का साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर है बात? ठीक। नंबर सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। So number second property is the ionization energy. We will see some points regarding the ionization energy. ठीक है, ionization energy किसको हम कहते हैं? हमें कितनी amount of energy देनी पड़ेगी ताकि हम एक isolated gaseous atom से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। ठीक है ना, उसको ionization energy कहते हैं। ठीक, और पढ़ा है आपने कि ionization energy और साइज में क्या रिलेशनशिप है? आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, दैट मींस जितना एलिमेंट का साइज ज्यादा होगा उतना उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या होता है? इजी होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करें, हमने अभी बताया पूरे पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होता है और इसका मतलब ये हुआ कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना पूरे पीरियड में से सबसे क्या होगा? आसान होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, they have the lowest ionization energy in a period. Lowest ionization energy in a period. रीजन क्या है? रीजन है इनका ज्यादा साइज, इनका बड़ा साइज। ठीक, नंबर सेकेंड, what will happen to the ionization energy when we move from top to bottom down the group across in these alkali metals? डाउन द ग्रुप अभी हमने देखा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या होगा? आसान होगा। दैट मींस डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक, इसका मतलब सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा लिथियम से, सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना होगा सीजियम से। ठीक है ना, सो ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जीज का? लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, followed by sodium, followed by potassium, followed by rubidium, and finally सबसे lowest ionization energy किसकी होगी? Cesium की। क्लियर है बात? ठीक। नंबर सेकंड, नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपको पता होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में, IE1, IE2। IE1 का मतलब होता है एनर्जी कितनी लगेगी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, IE2 का मतलब होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है ना, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये कि IE2 of alkali metals is very greater than their IE1। ठीक है, IE1 से IE2 बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है ना, नॉर्मल भी एक ट्रेंड है कि हमेशा दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने बताया IE2 का वैल्यू काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू IE1। ठीक है ना, रीजन क्या है? चलिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 and 1। ठीक है ना, 2, 8 and 1। अगर मैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सो दैट इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s1। मोर अगर हम और ज्यादा इसको कंप्रेस करें, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अभी जो हमने दिखाया नियॉन, देन 3s1। ठीक है, तो अगर मुझे सोडियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आई विल बी सप्लाइंग IE1 सप्लाई करने पे क्या होगा? इसमें से जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या निकल जाएगा? बाहर। तो जब ये बाहर निकल जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज IE1। ठीक है ना, नाउ व्हेन I have supplied IE1, it gets converted to Na positive. Now what will be the electronic configuration of Na positive? 2 and 8, or can I say the electronic configuration will be neon core। ठीक, and you know कि noble gas core जो होता है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 8। एंड कि लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो काफी ज्यादा स्टेबल सिचुएशन होती है। ठीक, अब अगर मैं इस Na पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहूं, ठीक है ना, इस Na पॉजिटिव से अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, Na पॉजिटिव से मुझे क्या करना है? एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2 पॉजिटिव।
उसके लिए मुझे क्या सप्लाई करना है, Ie2, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, 2n8, तो दैट मींस मुझे नोबल गैस कोर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक। और नोबल गैस कोर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई वी कैन जस्टिफाई कि Ie2 ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ie1। नॉर्मली भी Ie2 ज्यादा होता है Ie1 से, ठीक है ना, मगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा Ie1 से। क्यों? क्योंकि द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए नोबल गैस कोर। बात क्लियर होगी, ठीक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर, ठीक। सो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उनके मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। यू नो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है एक एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। सो जो एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है ना, या वो एलिमेंट मेटालिक इन नेचर होता है, ठीक। तो एक एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने बात की इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में और हमने बताया कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है एक पीरियड में, ठीक है ना। सो दैट मींस दे हैव ए हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो दैट मींस दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स ही होते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात अल्कली मेटल्स के बारे में, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। क्यों highly electropositive? Why are they highly electropositive? Because they have a higher tendency to lose electrons, higher tendency to lose electrons. क्यों? Because of low ionization energy, ठीक है, because of low ionization energy, ठीक। नंबर सेकंड थिंग, अगर हम इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कैरेक्टर की बात करें डाउन द ग्रुप, ठीक, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ठीक। सो नंबर सेकंड थिंग इज दैट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सो नंबर थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, दे शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक, शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक properties of metals, all the characteristic properties of metals, ठीक। और metals की characteristics क्या होती है, नंबर वन, they are malleable, they are malleable, इनको हम sheets में convert कर सकते हैं, they are ductile, ठीक है, they are ductile, they are good conductors of electricity, good conductors of heat and electricity, heat and electricity, ठीक। इसी तरीके से they are shining surfaces, ठीक। However, metals जो होते हैं metals hard होते हैं, ठीक है ना, लेकिन you remember that alkali metals जो होते हैं they are soft in nature, ठीक है। So एक बहुत ही important point, they are not hard metals, they are soft metals, ठीक है। इतने soft होते हैं that they can be cut with a knife, ठीक। इनको हम एक चाकू से simply एक चाकू से काट सकते हैं, इतने soft होते हैं, ठीक है ना। Now the thing is, why are they soft in nature? अगर बाकी metals जो होते हैं, metals की खासियत है कि वो हार्ड होते हैं, ये वाले मेटल सॉफ्ट क्यों होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड मेटालिक मेटल्स के अंदर जो नेचर ऑफ फोर्सेस होते हैं, जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके की होती है, ठीक। सो यू विल रिमेंबर दैट मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड,
इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ठीक, अब मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वी कैन सिंपली से दैट मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है। इनफैक्ट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है, तो एक थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या कहता है मेटालिक बॉन्ड के बारे में? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कोई भी मेटल ले लें, किसी भी मेटल का एक टुकड़ा ले लें, हर कोई मेटल या हर कोई चीज किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। ठीक, और एक एटम के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। नाउ क्योंकि मेटल्स के बारे में अभी हमने बताया कि दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो मेटल्स के अंदर की जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उनके मेटल्स के एटम्स ने वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये, क्योंकि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड, और उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत इजी होता है। ठीक, तो किसी भी मेटल की अगर हम बात करें, उस मेटल के अंदर उसके एटम्स जो होते हैं वो एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, इसके एटम के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियर प्रेजेंट है। ठीक, और उनकी शेल्स में क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट चूंकि एटम्स मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स या कोई भी मेटल, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए होते हैं? लूज कर दिए होते हैं। ठीक है ना। सो एक मेटल के क्रिस्टल के अंदर की जो सिचुएशन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसमें मेटल के एटम्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये एटम्स आयोनाइज हो गए, नाउ उसके बाद क्या होगा? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके पीछे जो इसने एटम छोड़ दिया, आयन छोड़ दिया, उस आयन को यहां पे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वी कॉल इट एज ए मेटल कर्नल। इसको क्या नाम देते हैं? मेटल कर्नल। ध्यान दीजिएगा, मेटल कर्नल। सो मेटल कर्नल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन जो मेटल के क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। ये आयंस कहां से आते हैं? क्योंकि मेटल के एटम्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, तो वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पीछे बचता है आयन, उस आयन को यहाँ पे मेटल कर्नल या मेटल कोर का नाम दिया जाता है। कर्नल और कोर। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब चूंकि ये फ्री है, ठीक, फ्री होने की वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रहते, दे कीप ऑन मूविंग। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक, सो वी कैन से दैट मेटल के अंदर की सिचुएशन ऐसी होती है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इतना तेजी से घूमते हैं कि हमें लगता है जैसे, हम इसको ऐसे परसीव कर सकते हैं जैसे यहाँ पे गैस घूम रही है। किसकी गैस? इलेक्ट्रॉन्स की गैस घूम रही है, जो कि काफी ज्यादा फ्री है मूवमेंट के लिए। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई इस मॉडल को हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब चलिए मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं। मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं? देखिए, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं। ठीक है, असल में ये इलेक्ट्रॉन किसका था? असल में ये इलेक्ट्रॉन था ना इस एटम का। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या सिर्फ इस कर्नल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ये वाला भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। ठीक, इसके इर्द गिर्द जितने भी कर्नल्स होंगे वो साइमल्टेनियसली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इनिशियली ये इसका था, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने कर्नल को अट्रैक्ट करता, लेकिन इस सूरत में क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय अ नंबर ऑफ कर्नल्स एंड एट द सेम टाइम
दिस कर्नल, ये कर्नल जो है अब इस इलेक्ट्रॉन की भी अट्रैक्शन फील करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी फील करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी फील करेगा, जितने भी इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबों की अट्रैक्शन को ये फील करेगा, ठीक है। अब मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो मेटल कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होता है, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द मेटल कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल कर्नल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए मेटालिक बॉन्ड। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। अब ये मेटालिक बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कर्नल्स और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे इसकी हार्डनेस उस पर डिपेंड करेगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो इस कर्नल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना। एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट कि इन कर्नल्स का साइज कितना ज्यादा है, ठीक है। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना साइज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियसली क्यों कम होगा? क्योंकि अगर एक कर्नल ये है, ठीक, और दूसरा कर्नल ये है, ठीक है, यहां पे भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए इतनी डिस्टेंस है, यहां पे डिस्टेंस कम है। यू नो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जितना डिस्टेंस अपोजिट चार्जेस के बीच में कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दैट मींस साइज ऑफ द कर्नल्स जितना छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अभी हमने बताया कि अल्कली मेटल्स का साइज सब एलिमेंट्स में से, पूरे पीरियड में से क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक। सो ज्यादा साइज होने की वजह से क्या होगा? ज्यादा साइज जितना बड़ा होगा उतना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर रहेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, ठीक। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब सिंपली ये है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, ठीक है ना। सो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ in case of alkali metals is very less, ठीक। because of that ये मेटल जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्लियर होगी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। So metallic bond किसको कहते हैं? Force of attraction between the kernels and mobile electrons, ठीक। जितना ये force of attraction ज्यादा strong होगा उतना hardness ज्यादा होगी। अब क्योंकि alkali metals के अंदर क्या होता है? कर्नल्स का साइज काफी बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए अल्कली मेटल्स हार्ड नहीं बल्कि क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फाइन। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और प्रॉपर्टी दैट इज देयर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, ठीक। और अल्कली मेटल्स के अंदर किस तरह का बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड वीक है कि स्ट्रांग है? मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक है, मेटालिक बॉन्ड वीक है। क्लियर है बात? मेटालिक बॉन्ड जब वीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? कम होंगे, ठीक। सो दैट मींस नंबर सेकंड पॉइंट यू रिमेंबर दैट इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज weak metallic bond। बात क्लियर, ठीक है। वीक मेटालिक बॉन्ड, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। वीक मेटालिक बॉन्ड। इसी तरीके से नंबर सेकंड थिंग इज दैट व्हाट विल हैपन टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप, ठीक। डाउन द ग्रुप क्या होगा? जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, फिर रुबिडियम, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द कर्नल्स? साइज ऑफ द कर्नल्स विल इंक्रीज। साइज ऑफ द कर्नल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड और वीक होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होता जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक। सो दैट मींस डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये कश्मा कर ये गोल को नहीं तो गोल को नहीं ना सब हो जाएगा।
सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन सिंपल है, डाउन द ग्रुप metallic bond strength decreases, down the group metallic bond strength decreases। क्यों डिक्रीज होगा metallic bond strength, क्योंकि size of the kernels increase हो जाएगा, ठीक है, size of the kernels will increase। ठीक, एक लास्ट एक पॉइंट वो ये कि कंफ्यूजन ना हो आपका, वो यहाँ पे हमने बताया था कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, और हमने बताया था डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बट व्हाट हैपेंस टू द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। ठीक, सो यू विल रिमेंबर दैट कि मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, is inversely proportional to metallic bond strength, metallic bond strength। ठीक, जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। पहली बात यह कि ये सब मेटल्स होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। दैट मींस सीजियम सबसे अच्छा मेटल है और लिथियम इनमें से सबसे पुअर मेटल है। क्लियर, ठीक है ना। फिर हमने मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है साइज ऑफ द कर्नल्स पे। हमने बताया डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द कर्नल्स इंक्रीज होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक, तो दैट मींस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक, डेंसिटी यू नो, डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी एक सबस्टेंस की कितनी ज्यादा होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसका मास कितना ज्यादा है, और इनवर्सली डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, नाउ अगर हम सबसे पहली बात करें वो ये कि इनकी जनरल में डेंसिटीज क्या होती है। ठीक है, तो सब पहली बात हम याद रखेंगे कि इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ठीक है, अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। ठीक, अल्कली मेटल्स की डेंसिटीज क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, क्यों कम होती है, क्योंकि उनके एटॉमिक वॉल्यूम्स काफी ज्यादा होते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम्स और लार्ज, इनके एटॉमिक वॉल्यूम्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने बताया कि इनका साइज काफी ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी उनकी क्या होती है, कम। ठीक है, पहली बात कि they have low density, ये काफी कम डेंस होते हैं। ठीक है ना, इतना कम डेंस होते हैं कि ये अगर हम इनको किस पे डालेंगे, वाटर के ऊपर डालेंगे, ठीक है ना, तो दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है ना, वाटर के ऊपर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर के अंदर सिंक नहीं होंगे, बल्कि वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है ना, इन एडिशन टू दैट दे रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर बात करें, सोडियम को जब वाटर में डाला जाएगा, नंबर फर्स्ट पहले हम डेंसिटीज के हवाले से अगर बात करें, इनकी डेंसिटीज काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि बाकी मेटल्स को अगर वाटर में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंक हो जाएंगे, लेकिन अल्कली मेटल्स वाटर के अंदर सिंक नहीं होते हैं बल्कि फ्लोट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी डेंसिटीज क्या होती है, कम। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इनकी डेंसिटी के साथ साथ ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन से क्या बनता है, एक तो एक बेस बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। दैट मींस इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, सो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है दैट इज सफिशिएंट एनफ फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है ना, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और ये काफी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, इसीलिए इन अल्कली मेटल्स को हम वाटर के साथ नहीं रखते हैं। ठीक है ना, वाटर के साथ नहीं
रखते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, ठीक, वाटर से दूर रखते हैं, मॉइस्चर से दूर रखते हैं, ठीक, दैट इज व्हाई हम इनको क्या करते हैं, वी स्टोर देम, दे आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, इनको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, ठीक, स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, क्योंकि कैरोसिन की डेंसिटी, खुद की डेंसिटी वाटर से काफी कम होती है, ठीक है ना, और कैरोसिन के अंदर जब हम इनको डालते हैं तो ये क्योंकि कैरोसिन खुद भी लेस डेंस है और अल्कली मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी कैरोसिन से ज्यादा होती है, तो वो कैरोसिन के अंदर सिंक करते हैं, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो मॉइस्चर से भी, ऑक्सीजन से भी, बाहर के एटमॉस्फेयर से भी दूर रहते हैं एंड दे कैन बी स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, क्लियर है बात, ठीक, एक्सेप्ट फॉर लिथियम, लिथियम जो होता है, लिथियम इतना कम डेंस होता है कि उसको कैरोसिन के अंदर भी नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, बल्कि उसको पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है, पैराफिन वैक्स, ठीक, सो दो चीजें हमने यहाँ पे बताई कि एक तो इनका डेंसिटी काफी कम होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से इनको हम कैरोसिन जो खुद भी काफी लाइट होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं, एट द सेम टाइम लिथियम जो होता है काफी लेस डेंस होता है और इसको हम कहां पे रखते हैं, इसको हम रखते हैं इन नॉट इवन इन कैरोसिन बट इसको हम पैराफिन वैक्स के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, क्लियर है बात, ठीक, नंबर सेकंड थिंग इज दैट व्हाट विल हैपन टू देयर डेंसिटीज डाउन द ग्रुप, ठीक, डाउन द ग्रुप क्या होगा डेंसिटीज का, ठीक है, डाउन द ग्रुप देख लीजिए, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, व्हाट विल हैपन, एटॉमिक मास जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड व्हाट विल हैपन टू द साइज और वॉल्यूम, ये भी इंक्रीज होगा, ठीक, अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना, नाउ यहां पे जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है मास, ठीक है ना, मास जो होता है वो काफी इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डेंसिटी जो है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक, हमने बताया कि मास भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन मास का इंपैक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना, वॉल्यूम के ऊपर हावी हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, सो दैट मींस एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, लिथियम की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम, उससे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की, उससे ज्यादा होगी सोडियम की डेंसिटी, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ठीक है ना, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो ये कि यहाँ पे जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है ओवरऑल ये नहीं होता है, एक्चुअल ऑर्डर इज लिथियम की डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ठीक, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, हमने बताया कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि मास का इंपैक्ट ज्यादा होता है वॉल्यूम पे, दैट मींस जो डेंसिटी का ऑर्डर होना चाहिए इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक, सो दिस इज द expected order, but what we actually see is the actual order is like this, that means यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ पे है, सोडियम और पोटेशियम में, ठीक, पोटेशियम की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम, लेकिन देखा जाता है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, इसका रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम का मास सोडियम से कम है कि ज्यादा, सोडियम से ज्यादा है, ठीक है ना, तो अगर मास ज्यादा है डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, लेकिन हम क्या देखते हैं, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से होती है कम, ठीक है ना, अब देख लीजिए रीजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा है, इसका एटॉमिक नंबर है 19, सो इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then
4s1, यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं, देखिए इसकी ये वैलेंस शेल है, ये लास्ट बट वन शेल है, ठीक है। वैलेंस शेल फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल से पहली वाली शेल थर्ड शेल है। एंड यू नो थर्ड शेल के अंदर क्या क्या चीज होती है, 3s 3p 3d भी होता है कि नहीं। पर क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 4s में। आई कैन राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस एज वेल, 3s2 3p6 3d0 4s1 3d0 4s1, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा वो ये कि जो 4s और 3d सबशेल होती है, ठीक है, एनर्जी वाइज इसकी एनर्जी कम है, 4s की, 3d की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। That means इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, ठीक। बट यू रिमेंबर दैट 4s और 3d जो होता है, ठीक, 4s और 3d सबशेल जो होती है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस उतनी ज्यादा भी नहीं होती है। मतलब 4s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d, मगर 4s की एनर्जी उतनी भी कम नहीं है 3d से, ठीक है ना, या 3d की एनर्जी काफी ज्यादा नहीं है 4s से। दैट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो 4s में रहता है, ठीक है ना, अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी इसको दे दें, ठीक, थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करने से क्या करेगा, इस 4s1 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा किसमें, 3d में, ठीक है ना। इनफैक्ट पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम में जो 4s1 इलेक्ट्रॉन होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, वो 4s1 कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में यूजुअली नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस काफी कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, ठीक है ना, at a little bit higher temperature than the room temperature, this electron can be easily promoted to 3d subshell, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप देख लीजिए क्या होगा। आपको पता है 4s और 3d, s सबशेल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, ठीक, और d सबशेल की शेप क्या होती है, डबल डबल, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। एंड यू नो दिस थिंग एज वेल कि जो 3d या जो d सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज नहीं होता है, वो न्यूक्लियस से दूर होता है, जिसको आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पेनिट्रेशन इफेक्ट के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि s सबशेल इज मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, p सबशेल उससे कम पेनिट्रेट करता है, वो डिफ्यूज होता है, d सबशेल उससे डिफ्यूज होता है, f सबशेल उससे डिफ्यूज होता है, ठीक है ना। सो असल में इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए था, 4s में, बट चूंकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली प्रमोटेड टू 3d। और जब ये इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, d सबशेल जो है वो फैला हुआ है, फैला हुआ होने का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस से क्या जाएगा, s के मुकाबले में दूर जाएगा। s के मुकाबले में जब इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपैंड हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्सपैंड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक। एटॉमिक वॉल्यूम नॉर्मल से इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से इंक्रीज इन द एटॉमिक वॉल्यूम होने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी इसकी नॉर्मल के मुकाबले में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो कंक्लूडिंग नोट ये रहेगा कि पोटेशियम का एटॉमिक मास सोडियम से ज्यादा है, ठीक है, तो पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए सोडियम से, लेकिन देखा गया है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, ठीक है। रीजन ये है कि पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है, बट क्योंकि इसके अंदर 3d भी अवेलेबल है जो कि हायर एनर्जी वाला है, ठीक है ना। सो दिस 3d and 4s they are very close in energy, उनमें उतनी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, so this 4s electron can be easily promoted to 3d, ठीक है। और 3d सबशेल जो होता है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। फैला हुआ होने के कारण एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल के मुकाबले में ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक। सो अगर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है सोडियम से, क्लियर।